स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री साई स्टेनोग्राफी पर। मैं हूं श्यामता श्रीवास और आज हम पढ़ेंगे अधिकरण, दोहरीकरण और कुछ शब्दों के आंकड़े। जैसे कि आगे देखेंगे शन, शन, शन के आंकड़े, क्वर, लर आदि के आंकड़ों का हम लोग आज अध्ययन करेंगे और अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अधिकरण और दोहरीकरण। तो अधिकरण होता क्या है? आशुलिपि में रेखाक्षरों को या शब्दों को गति से आउटलाइन बनाने के लिए बहुत सारे नियम दिए हुए हैं। उसी प्रकार ये अधिकरण का भी नियम है। हार्विन्स ने जो नियम दिया हुआ है अधिकरण का, उन अधिकरण में कुछ नियम है जिसको मैं शॉर्ट करके, किताब में तो दिया है, आप लोग अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, शॉर्ट करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अधिकरण। तो अधिकरण में है, पहला है कि किसी रेखाक्षर को, किसी भी रेखाक्षर, कोई भी रेखाक्षर हो, आशुलिपि में 31 जितने भी रेखाक्षर हैं उन रेखाक्षरों को आधा कर देने से, मतलब जितनी उनकी लंबाई है उससे आधा, जस्ट आधा लिखने से उसमें क्या पढ़ा जाएगा? उसमें ट, त, क लग जाएगा। जैसे कि प को आधा कर दिए तो ये इस तरह से प को आधा कर दिए तो इसमें पट, पत या पक हो गया, मतलब उसमें ट, त या क लग गया। उसी प्रकार माँ को छोटा लिख दिए, माँ को आधा लिख दिए उसके साइड से, तो ये मट, मत, मक हो गया। ठीक है। दूसरा नियम ये कहता है कि या, र, ल, व, श, ह और म और न भी आता है, उसको यदि मोटा कर दिए, या, र, ल, व, सॉरी ना नहीं, ना अंगा हो जाएगा, फिर या, र, ल, व, श, ह को मोटा करके लिखेंगे, उसको मोटा कर देंगे तो उसमें ड व्यंजन लग जाएगा। जैसे कि या, ये या होता है पतला या, अब इसी या को मोटा कर दिए तो ये हो गया यड। रा, ये रा होता है, रा को मोटा लिख दिए तो हो गया रड, ला को मोटा लिख दिए तो लड, इस तरह से। उसी प्रकार तीसरा नियम यह है कि इन मोटे व्यंजनों, जैसे यहाँ य, र, ल, व, स और ह को मोटा करने से ड बन जा रहा है, सिर्फ मोटा करेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ आधा नहीं कर रहे हैं, इस वाले नियम में आधा नहीं कर रहे हैं, इस वाले नियम में क्या कर रहे हैं? इन व्यंजनों को मोटा कर दे रहे हैं, तो क्या लग जा रहा है? ड। लेकिन तीसरा नियम यह है कि इन मोटे व्यंजनों को, इन मोटे व्यंजनों को आधा कर दिए, मतलब किसी य, र, ल, व, श, ह को मोटा करके आधा कर देंगे तो उसमें क्या लग जाएगा? द, दवाद का द लग जाएगा। ठीक है। जैसे कि यद, तो ये मोटा करके यद, रद, रद, लद, इस तरह से उसमें द लग जाएगा। चौथा नियम है, चौथा नियम देखिएगा, समझिएगा, इजी है, बस एक सरसरी तौर पे बता दे रहा हूँ कि मात्रा, आंकड़े और वृत्त, चूँकि हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं तो सभी शब्दों में अब लगभग हम लोग आंकड़े और वृत्त का प्रयोग करने लगे हैं। मात्राओं का भी प्रयोग, मात्राओं का तो विलोपन करना सीख चुके हैं, तो मात्राओं को स्थान के अनुसार हम लोग विलोपित कर देते हैं, किंतु आंकड़े और वृत्त, आंकड़े और वृत्त, तो जिस शब्द में आंकड़े और वृत्त आते हैं तो उनमें यदि आंकड़ा, वृत्त या मात्रा, मात्रा भी मान के चलते हैं, वो अपने अनुवाद करते समय हम लोग सोच के लिखते हैं स्थान के अनुसार, तो यदि किसी शब्द में आंकड़ा, वृत्त या मात्रा बाद में आए तो पहले मूल व्यंजन को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मात्रा को पढ़ेंगे, फिर अंत में जो ट, त और क अधिकरण में जो व्यंजन जुड़ता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है। पहले आए तो पहले इनको पढ़ेंगे, आंकड़ा, वृत्त, मात्रा को, बाद में फिर किसको पढ़ेंगे? ट, त, क को। इसका प्रयोग ट, त, क का प्रयोग बीच में भी, मतलब किसी भी
रेखाक्षर को आधा करके बीच में भी इनको जोड़ सकते हैं, जैसे कि शब्दों की सुचारुता के हिसाब से। जैसे कि पटरी, अब पटरी पूरा लिखेंगे तो प ट री इस तरह से हो जाएगा, जबकि अधिकरण का प्रयोग करेंगे तो पटरी को सिर्फ ऐसा लिख सकते हैं पटरी। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, पटरी ये पटरी इस तरह से। लेकिन यदि हम लोग अधिकरण का प्रयोग करेंगे तो प और री, तो पटरी। उसी प्रकार बदमाश, तो बद हो गया और मास, बदमाश, इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। ये पेट, पेट इस तरह से पेट, थोक तो थोक, सीमेंट, सीमेंट। यहाँ पे देखिए ये पहले आ रहा है, वृत्त पहले आ रहा है तो इसको स पढ़े, और उसके बाद अंत में आंकड़ा लगा है तो इसको अंत में पढ़े, सॉरी बीच में पढ़े, लेकिन अंत में क्या लगा, ट पढ़ा। कैसे पढ़े, ये सीमेंट, मतलब इसको क्या कर दिए हम लोग, म को छोटा कर दिए तो ट लग गया और अंत में न, तो सीमेंट। ठीक है। प्लेट, ये प्लेट, ये ल का आंकड़ा लग गया और प में ट जुड़ गया, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। सब चीज ये चारों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी भी रेखाक्षर को आधा किया जाए तो ट त क पढ़ा जाता है। य र ल व श को मोटा कर देने से ड लग जाता है। मोटे व्यंजनों को आधा कर देने से द लग जाता है। मात्रा पहले आए तो पहले पढ़ेंगे, मात्रा आंकड़ा या वृत्त पहले आए तो पहले पढ़ेंगे, बाद में आए तो भी मतलब पहले उन आंकड़ों को, व्यंजन को, फिर अंत में ट ता क को पढ़ेंगे। ठीक है। और यदि बीच में आए तो बीच में कैसे लिखेंगे, इस तरह से ही, बदमाश, पटरी, इस तरह से लिखेंगे। किंतु यदि इन रेखाक्षरों के ट त या क के अंत में स्वर आए तो किसका प्रयोग नहीं करेंगे, अधिकरण नियम का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि इसमें जैसे कि पार्टी, तो पा और टी पूरा लिखेंगे। ठीक है। मतलब जाता तो जाता, इस तरह से। ठीक है। तो यदि मतलब ट त या क में कोई भी स्वर आए तो अधिकरण के नियम का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। इस तरह से अधिकरण कंप्लीट हो गया। और वैसे भी इसका प्रयोग शब्दों के सुचारुता के हिसाब से कहीं कहीं करना है, हर जगह करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे कि ने से का प्रयोग करते हो और सर्वनामों का प्रयोग करते हो तो छोटा हो जाता है। इसलिए शब्दों के सुचारुता के हिसाब से इन सब शब्दों के लिए, ऐसे शब्दों के लिए जो आउटलाइन सही से बनाते ना बने, उनके लिए अधिकरण का प्रयोग करिएगा। नहीं तो पूरे व्यंजनों से यदि बन जाता है तो अधिकरण का कोशिश करिएगा, प्रयोग कम करिएगा। किंतु जहाँ पे शब्दों की सुचारुता की बात आती है वहाँ पे अधिकरण का प्रयोग बहुत आवश्यक है। ठीक है। तो इसको भी अच्छे से आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा। अब देखते हैं दोहरीकरण। दोहरीकरण इसका जस्ट अपोजिट है, अधिकरण का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या करते थे, किसी भी रेखाक्षर को आधा करने से क्या लग जाता था, ट त क लग जाता था। दोहरीकरण में देखते हैं कि दोहरीकरण में किसी भी रेखाक्षर को दुगुना कर देने से, मतलब कोई रेखाक्षर है क, ऐसा क, तो इस क रेखाक्षर को मैं बड़ा कर दिया तो उसमें क्या लग जाएगा, तर या दर लग जाएगा। जैसे ये कतर या कदर। ठीक है। उसी प्रकार ये लाइन है और लाइन में मैं प लिख दिया, प, ये पीतर। ठीक है। इस तरह से किसी भी रेखाक्षर को उस रेखाक्षर के
साइज से, मतलब उस रेखाक्षर की जितनी लंबाई है उसके जस्ट डबल, उसके दुगुना कर देंगे तो उसको उसमें तर या दर लगा हुआ पढ़ेंगे। ठीक है। और दूसरा नियम इसमें है दोहरीकरण में, ये मात्रा पहले आए तो पहले, बाद में आए तो बाद में, और अंत में पढ़ेंगे तर या दर को। जैसे कि लेदर, तो ये लाइन है, लाइन में ऐसे लिखेंगे लेदर। ठीक। मादर, तो मादर इस तरह से। कादर, ये कादर। ठीक है। फादर लिखना है, फादर, तो ये फादर। ठीक है। तो किसी भी रेखाक्षर को दोगुना कर देने से उसमें तर या दर लग जाता है। वृत्त, आंकड़े या मात्रा, वृत्त, आंकड़े या मात्रा इसी की तरह है अधिकरण के जैसे। वृत्त या आंकड़ा पहले आए तो पहले तो पढ़ेंगे ही, किंतु बाद में आए तो भी दर, तर या डर के पहले ही आंकड़ा, मात्रा या वृत्त को पढ़ लेंगे और अंत में ही दर, तर या डर को पढ़ेंगे। जैसे कि सुंदर, सुंदर लिखना है तो ये वृत्त, फिर ये सुंदर, ना को बड़ा कर दिए तो अंदर, अंदर लिखे तो अंदर, ऐसे अंदर लिख दिए। समांतर, तो ये समांतर, इस तरह से दोहरीकरण लिखा जाता है। चुकंदर, तो ये लाइन हुआ, च को ऐसे काटे चू हो गया, और कंदर, तो चुकंदर ऐसे न लिख सकते हो, या ये चुकंदर इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे आपको सुविधा हो। ठीक है। आप, हाँ, चौथा नियम इसका ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कहीं कहीं पर रेखाक्षरों को दोहरा करने पे या दुगुना करने पे आतुर, टर या डर लग जाता है। जैसे कि डॉक्टर, मास्टर, आडंबर, शोकातुर, शोकातुर, इस तरह से। शोकातुर, डॉक्टर, ये डा हो गया, और ये क, और उसको क को दोगुना कर दिए तो उसमें क्या लग गया, टर लग गया। इसमें भी म को दोगुना कर दिए तो टर लग गया, और ये स का वृत्त हो गया। ठीक है। तो ये स को पहले पढ़ेंगे, अंत में ही टर या डर को पढ़ेंगे। ठीक। उसी प्रकार एक नियम और है, जैसे कि म या म को मोटा कर देने से उसमें क्या लग जाता था, प और ब लग जाता था। अब उसको क्या कर दिए, उस अंप या अम्ब, अंप या अम्ब का जो चिन्ह है, मतलब म को मोटा करने से अंप, अम्ब पढ़ते थे, अब उसको दुगुना कर दिए तो उसमें क्या लग जाएगा, र लग जाएगा। जैसे कि आडंबर, आडंबर, इस तरह से। ठीक है। अंबर, अंबर लिखना है तो अंबर, आडंबर, इस तरह से आडंबर। ठीक। तो ये है अधिकरण और दोहरीकरण। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी रेखाक्षर को आधा करने से ट, त, क लग जाता है, या, र, ल, व, श, ह को मोटा करने से उसमें ड लग जाता है, और इसी मोटे व्यंजन को आधा कर देने से उसमें द लगा पढ़ा जाता है। ठीक है। मात्रा, आंकड़े और वृत्त आने की स्थिति में मात्रा, आंकड़े या वृत्त को पहले पढ़ेंगे, अंत में ट, त या क को पढ़ेंगे, है ना। और इसका यदि पहले व्यंजन के बाद पहले व्यंजन को अधिकरण करते हैं, उसके बाद कोई व्यंजन आता है तो बीच में भी इसका प्रयोग किया जाता है। शब्दों की सुचारुता के हिसाब से हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि पटरी और बदमाश का उदाहरण मैंने यहाँ बताया है। अंत में यदि स्वर आता है तो जैसे कि आंकड़ों का प्रयोग नहीं करते हैं, उसी प्रकार अधिकरण के नियम का भी प्रयोग अंत में मात्रा आने पर नहीं करते हैं। किसके अंत में मात्रा आने पर, ट, त, क या ड, ड के अंत में यदि मात्रा हो, या ता, ते, ती, टी, टी, की,
ता, ते, ती ये सब आए तो वहाँ पे अधिकरण के नियम का प्रयोग नहीं करते हैं। उसी प्रकार है दोहरीकरण। तो दोहरीकरण किसी रेखाक्षर को दोगुना करने से तर, दर पढ़ेंगे। मात्रा पहले बाद में आता है तो मात्रा और मात्रा को पहले पढ़ेंगे, बाद में तर, दर या डर को पढ़ेंगे। वृत्त आंकड़ा में भी वही नियम लागू है। वृत्त आंकड़ा या मात्रा आता है तो पहले पढ़ते हैं वृत्त को, आंकड़ा को, मात्रा को, सभी को पहले पढ़ते हैं, अंत में तर, दर पढ़ते हैं। ठीक है। कभी कभी इसको आतुर भी पढ़ते हैं, टर भी पढ़ते हैं, डर भी पढ़ते हैं। मैंने उदाहरण बताया हुआ है, शोकातुर, डॉक्टर, मास्टर। और ये चीज़ भी ध्यान देना, आडंबर जैसे कि लिखते हैं तो अम्ब का जो नियम बताया था पिछले वीडियो में, उसमें उसको दुगुना करने से, अम्प या अम्ब को दुगुना करने से क्या पढ़ेंगे, उसमें र लगा पढ़ेंगे, केवल र। मतलब कभी कभी बर, यहाँ पे बर भी लिख सकते हैं, बर या पर, है ना, इस तरह से। तो ये हुआ अधिकरण और दोहरीकरण का नियम। ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे सन, छन, शन के आंकड़े, क्वा, ख्वा, ग्वा, घ्वा का प्रयोग, लर, रर का प्रयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सन, छन, शन। छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये मतलब सन, छन, शन का प्रयोग कहीं कहीं ना के वक्र रेखाओं में, जैसे कि पहला देखो, शुरू से देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो वक्र रेखाओं में अंदर की ओर न का आंकड़ा जैसे लगाते हैं, उसी प्रकार एक बड़ा आंकड़ा लगा देने से उसको शन, छन या शन पढ़ते हैं। जैसे कि यह हो गया मिशन, मिशन, सेशन, दर्शन, इस तरह से लिखेंगे मिशन, सेशन या सेशन, दर्शन। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा नियम इसी में यह है कि इस आंकड़े को यदि ल के साथ, ल ऊपर की ओर लिखेंगे और उसके बाद क वर्ग आए तो ये ऊपर की ओर ऐसा बनेगा, तो ये हो जाएगा लक्षण। इस तरह से सरल रेखाओं में यदि वृत्त या आंकड़ा लगा हो, वृत्त या आंकड़ा लगा हो और हमें इस आंकड़े की आवश्यकता है, तो वो वृत्त और आंकड़े के विपरीत दिशा में लगेगा। जैसे कि स्टेशन, स्टेशन, तो यहाँ वृत्त लगा है, ये वृत्त लगाए हैं और ये विपरीत दिशा में शन का आंकड़ा। उसी प्रकार घर्षण, यहाँ आंकड़ा लगा है, ये घ हो गया और ये विपरीत दिशा में शन का आंकड़ा। शुभाषण में भी इधर वृत्त लगा है और इधर विपरीत दिशा में ये हो गया शुभाषण। इस तरह से शुभाषण। ठीक। बीच में भी कहीं कहीं पे शन, छन और शन के आंकड़े का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया हुआ है खुशनसीब। खुशनसीब को अगर पूरा लिखेंगे तो इस तरह से खुश और फिर नसीब, ऐसा लिखेंगे खुशनसीब। लेकिन यदि शन, शन का आंकड़े का प्रयोग करेंगे तो ये हो गया खुशन और ये शब, तो खुशनसीब। उसी प्रकार ये किशन पाल, किशन पाल। ठीक है। तो ये शन, शन के आंकड़े का प्रयोग इस तरह से करेंगे। वक्र रेखाओं में अंदर की ओर न के स्थान पर बड़ा आंकड़ा लगा देंगे। यदि ल ऊपर के साथ क वर्ग का कोई भी रेखाक्षर आए तो वो ऊपर की ओर लगेगा, शन का आंकड़ा। सरल रेखाओं में वृत्त और आंकड़े यदि लगे हुए हैं तो उनके विपरीत दिशा में शन, शन के आंकड़े को लगाएंगे और बीच में यदि प्रयोग करते हैं तो इस तरह से शब्दों की सुचारुता के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं क्वा, ख्वा, ग्वा, घ्वा का प्रयोग कैसे करेंगे। तो क्वा के लिए और ख्वा के लिए, क्वा, ख्वा, ग्वा और घ्वा के लिए
एक ल के आंकड़े के समान आरंभ में, शुरुआत में बड़ा आंकड़ा लगा देते हैं तो उसको क्व, ये ख्व, ग्व और घ्व पढ़ते हैं। यहाँ उदाहरण मैंने लिखा हुआ है, यह हो गया ग्वाला। ग्वाला, ग्वाला कैसे, ये ग्वाला इस तरह से। अब ग्वाला ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये है ख्वाहिश, तो यहाँ काट दिए, ख्वा, ह और ये श का वृत्त, ख्वाहिश। उसी प्रकार ये हो गया दरख्वास्त, दर ख्वा और ये दरख्वास्त को इस तरह से भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें बड़ा आउटलाइन बन रहा है तो उसको चाप हम लोग पढ़े हैं, तो दर और ये ख्वास्त, स्त का चाप हो गया, ये ख्वा हो गया। यहाँ चाहो तो काट सकते हो हल्का सा खा को समझने के लिए, ठीक है। ये हो गया क्व, ख, ग्व और घ्व। उसी प्रकार एक और आंकड़ा है, वो है लर रर। लर रर मतलब ल नीचे वाला और र नीचे वाला को हम लोग अगर मोटा कर देते हैं ये, और उसमें छोटा सा डैश लगा देते हैं तो इसमें र लगा पढ़ा जाता है, तो ये रर हो गया, लर हो गया। जैसे कि चरर लिखना है तो च, र और र, चरर, चरर। झालर, जैसे कि ल में र लगा दिए तो झालर, तो ये हो गया झ, ये झ और ल और र, झालर, इस तरह से। लेकिन इसका प्रयोग शब्दों की सुचारुता के हिसाब से ही करना है, इसमें कठिनाई हो रही है तो झालर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, झालर, ठीक है, झालर, ये झालर। अब लर का प्रयोग यहाँ पे डैश लगाओगे तो शब्दों की सुचारुता के हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा बन रहा है, बल्कि ये नहीं बन रहा है, झालर इस तरह से बनाने में नहीं बन रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चरर, चरर। और मिरर, जैसे कि मिरर लिखना है तो म, र और मिरर, ठीक। लेकिन इसका प्रयोग बहुत कम होता है क्योंकि इसमें आउटलाइन अच्छे नहीं बनते, आपको कुछ कुछ शब्द रहेंगे उसमें प्रयोग आएगा, जैसे कि ये चरर, मरर, ठीक है, तो मिरर लिखोगे तो, ठीक। तो ये हो गया अधिकरण, दोहरीकरण, शन, क्षण, सन के प्रयोग। क्वा ख्वा का कभी कभी ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि ज्ञान, तो ज्ञान लिख दें, यह भी पढ़ते हैं कभी कभी इसको, या ज्ञान लिखोगे तो इस तरह से, ये इस तरह से ज्ञान लिखोगे, ज्ञान को ऐसे भी लिख सकते हो, वो आपके सुचारुता के हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।